अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक ऐसे जानवर से जो अगर ना होता तो शायद हमारे मुल्क में कहत साली आ जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की, जो कि कज़न भी लगता है ज़ेब्रा का, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम उस ग्रे कलर के गधे की बात करेंगे जिसकी वजह से पूरा पंजाब आबाद है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि गधे पंजाब में चोरी भी होते हैं और वहाँ पर उसकी कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं और न जाने हमने कितनी खा भी ली होंगी। इसके बरक्स यहाँ कराची में इन गधों की रेस लगाई जाती है। जी हाँ, लियारी का इलाका बड़ा मशहूर है, गधा गाड़ी पे उनकी रेस होती है। एक रेस में जाने का इत्तेफाक हमारा भी हुआ, तो हमने गधा गाड़ी के जो ओनर्स हैं उनसे दरियाफ्त किया कि इन गधों के नाम क्या क्या है। एक ने बताया कि जी इसका नाम रॉकेट लॉन्चर है, दूसरे ने कहा शेरा, तीसरे ने कहा कप्तान। चले कप्तान तो मैं समझ गया क्यों रखा, लेकिन शेरा पे मुझे डाउट था। मैंने कहा यार गधे का नाम शेरा कैसे हो सकता है, तो उसने बताया कि भाई ये जो PMLN ने इंडेमनिटी बॉन्ड वाली हरकत की है उसके बाद सारे शेर गधे ही लग रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि गधा गाड़ी के मालिक को भी इंडेमनिटी बॉन्ड का पता है, अब वो जीनियस बना। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हमारा ये मुगालता रहा है कि सिर्फ ये मिट्ठू ही बोल सकता है, ऐसा नहीं है। हर जानवर जो बोलना चाहे अपनी विल से वो बोल सकता है और गधे भी बोलते हैं। ये तो आपने रंगीला साहब की फिल्म में देख लिया होगा, इंसान बना गधा। तभी हमें पता चल गया था कि गधे बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हर चीज को, हर दर्द को, हर गम को। तो एक गधा मुझे मिला, बड़ा गुस्से में था। क्या लगा यार, जब से ये हुकूमत आई है हम बड़े बदनाम हो गए, सारे लतीफे हम पे बन रहे हैं, हर कोई मिनिस्टर को पकड़ पकड़ के हमारा नाम दे रहा है, ये चीटिंग है। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुमने सही। थोड़ा आगे मैं गया तो एक गधा पोस्टर फाड़ रहा था जिस पर एक सियासी इश्तिहार था और बल्ला बना हुआ था। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने वीडियो बना ली थी, देख लीजिए। जी, मैं जानता था नाजरीन कि ये यूथ तबका जो है ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बना ली। गधे को कंपटीशन पसंद नहीं है, अगली मर्तबा एहतियात कीजिएगा। नाजरीन, जिस खूबसूरती के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लपेट कर निकले हैं, इस पर जब मौर्रिख किताब लिखेगा और हिस्ट्री का हिस्सा इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को बनाया जाएगा, तो वो यकीनन यही मिसाल लिखेगा कि जिस तरह सर्दियां आने से पहले रजाइयों को निकाल कर धूप लगाई जाती है, उसी तरह हर नई गवर्नमेंट आने से पहले या आने के बाद धरने को धूप लगाई जाती है और उसके बाद इतनी सफाई से लपेट कर रख दिया जाता है। ये पहले भी हो चुका है, पहले इमरान खान साहब ने किया था, धूप लगाने का था, अब जो है वो साफ कर रहे हैं। अच्छा है, गुड। धूप में वाइटर लियो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सब्जियों की कीमतें जब आसमान से बातें करने लगी तो क्या, वैसे वो बातें क्या करती हैं? हर चीज के लिए हम मिसाल देते हैं कि यार इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्या कहती होंगी वो? और भाई कैसे हो, आजकल बरस नहीं है, घर में सब ठीक ठाक, बिजली अम्मी कैसी है तुम्हारी? अरे वाह 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 वाह। और वो तूफान अब्बू जो आ रहे थे तुम्हारे, अच्छा स्टेपफादर है तुम्हारे। हाँ, क्या मिसाल को कुछ ऐसा लॉजिकल मिसाल रखा करें। ये क्या मिसाल होती है कि यार आप आसमान से बातें? बहरहाल ये एक मिसाल है तो हमें यही मिसाल देनी पड़ेगी। एक पटवारी शरारती लहजे में एक यूथ ये के पास गया और उससे पूछा कि भैया अगर आप घबराएं नहीं तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पटवारी के माने का तो नहीं। इसने ये पूछा कि यार टमाटर की कीमतें तो इतना बढ़ गई हैं, तो अब सालन में टमाटर की जगह क्या खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा वाली स्पीच डाल दूं? हैं? सही तुम्हें यूथिया कहते हैं। वैसे नाजरीन, ऑपोजिशन कुछ भी कहे, हम इस हुकूमत को और इमरान खान साहब की कारकर्दगी को, उनकी काबिलियत को सलाम करते हैं। जी हाँ, इस एक साल में इस हुकूमत ने तकरीबन 1-1.25 साल में ही इतनी तरक्की कर ली कि ज्वेलरी शॉप में सोने की जगह सब्जियां सजने लगी। सोचे अगर 5 साल ये हुकूमत रह जाती है, अल्लाह ना करे, सोचे अगर 5 साल ये हुकूमत रह जाती है तो क्या क्या तब्दीली आ सकती है। यानी ज्वेलरी शॉप में सब्जियां तो आ गई हैं, इसके साथ साथ गाड़ियों के शोरूम में गधे भी नजर आएंगे आपको, कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की जगह सिर्फ कच्छे मिलेंगे, जिसको जो भी अफोर्ड कर सके वो पहन सकता है। और PTI वाले यही बोलते रहेंगे कि तब्दीली आई है, टमाटर लाई है, प्याज लाई है, सब्जी लाई है और क्या क्या लाई है, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाए।
अच्छा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आप शायद अफोर्ड कर भी लें, लेकिन शब्बर जैदी साहब भी बैठे हुए हैं, एफबीआर वाले, वो भी तनख्वाह लेते हैं, उनका भी कोई काम है, इन सब पर आपको टैक्स भी देना है जी। और टैक्स उन्हें ही देना है जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, यानी नए टैक्स देने वाले तो आ नहीं रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो ऐसे ही बैठे हैं, तो टैक्स भी आप ही को देना है, ये भी ख्याल आप खाओ। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के बदले, यानी रवानगी के बदले, रिहाई नहीं हो रही है, उन्हें इलाज के लिए जो भेजा जा रहा है, उसके बदले गवर्नमेंट की जानिब से इंडेमनिटी बॉन्ड पेपर साइन करवाने की बात किसी तरह जरदारी साहब तक पहुंची। और जरदारी साहब ने फौरन मियां साहब को फोन किया और फोन करके उन्हें बताया कि जी जो 7 अरब गवर्नमेंट ने आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराने को कहे हैं, उसकी जगह 14 अरब आपके अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। साड़ी भी गल कर लो, साड़ी भी तबीयत खराब है, साड़ी भी नाल ले चलो पान। और मैं तो गोले गंडे वाले दे अकाउंट में अरबों रुपए जमा करा दिया, तुसी फिर भी नवाज शरीफ हो। थोड़ी रिस्पेक्ट, सॉरी, थोड़ी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट खपे, रिस्पेक्ट खपे, रिस्पेक्ट खपे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी को 4 दिन की ही जेल क्यों ना हो जाए, उसे कोई ना कोई ऐसी मूजी बीमारी निकल आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में हो नहीं सकता, या फिर उसे डेंगू हो जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। वो यूट्यूबर कहता है जी हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे अजीम लोग, ऐसे लोग न्यूजीलैंड में ऐसे लोग लीडर बन रहे हैं, और पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाता है वो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जावेद मियां साहब ने कह दिया है, ये देख लीजिए। ऊपर प्यार भी बोलो, आप भी बोलो, मगर लानत 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 लानत। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक जब हुसैन नवाज से लंदन में यह सवाल किया गया कि क्या आप नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए, उनके इलाज के लिए श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर साइन करने के लिए $10 बिलियन देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जवाब में बताया कि 2 टके के कैदी के लिए $10 बिलियन। मुझे अदनान सिद्दीकी समझ रखा है क्या? और ड्रामे हम भी देखते हैं भाईजान, रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब पे। लंदन में बैठे क्या भाईजान, पता नहीं है हमें, है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मौलाना साहब ने अपना धरना खत्म कर दिया। उनका कहना यह है कि फेस ए जो है वो प्लान ए खत्म हो चुका है और अब प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। उनकी ये बातें सुन के मुझे लाइन याद आ गई, जिसके बाद बहुत सारे प्लान होते। हमारे नए प्लान के मुताबिक तेजा निकालो इसका भेजा, वो वाले लाइन मुझे याद आ गए, लाइन अंकल। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बात हम करेंगे मौलाना साहब की। उनका धरना खत्म होने से आपके ख्याल में सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई होगी? हुकूमत पंजाब? नहीं। वफाकी हुकूमत? नहीं। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब या जहांगीर तरीन, इनमें से किसी को भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी पंजाब पुलिस के जवानों को हुई है। जी हाँ, क्योंकि वो 2 हफ्ते से बैठे हुए मौलाना साहब की भड़कियां सुन रहे थे, और एंड में जब खोदा पहाड़ और कुछ भी नहीं निकला तो उन्होंने खुशी का इजहार इस तरह से किया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी के एक रिपोर्टर को भेजा गया, साथ में उनके यूएनओ का एक डेलीगेशन भी था, जो कि बीबीसी के रिपोर्टर की रिपोर्ट पर फैसला करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को इमदाद दी जाए या नहीं। जब वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए निकला तो उसने देखा कि मुल्क के हर शख्स को बीमार पाया। जी हाँ, तकरीबन सारी सियासी क़यादत उसने देखा कि बीमार है, जिनके अंदर 40-40 साल के लोग, बल्कि इससे ऊपर के ही लोग मौजूद है। 40 से कम का तो कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता। मरियम नवाज साहिबा बीमार, नवाज शरीफ साहब बीमार, जरदारी साहब बीमार, फरियाल तालपुर साहिबा बीमार, शाहजी बीमार, सफदर मियाँ बीमार, इसहाक डार साहब लंदन में बीमार, शर्जील मेमन साहब बीमार, और खुर्शीद शाह साहब भी बीमार, और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बीमार। जब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर यूएनओ को पेश नहीं की इमदाद के लिए, बल्कि उसने WHO को कांटेक्ट किया और कहा भाईजान, इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तुम किधर यूएनओ वालों को दे रहे हो? इधर तो रौला ही कुछ और पे हुआ है भाई, इधर आया, बीमारों की तो यहाँ पर कोई झुरमट है, ये उल्टी हो गई। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हालिया दिनों में इटली के शहर वेनिस में एक सैलाब आया। वैसे तो वेनिस जो है वो कहलाता ही कश्तियों का शहर है, मैंने कश्ती ही कहा, जी हाँ, क्योंकि वहां पर रोड्स कम है और नहरें बहुत ज्यादा हैं। वहां जो सैलाब आया
वहाँ के मेयर ने भी इस बात को तस्लीम किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब वहाँ पर कोई गड़बड़ होती है, वहाँ के मेयर हैं और वो जवाब भी देते हैं। कराची वाला सीन नहीं है, वहाँ का मेयर बोलता है सच्ची। उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये दूसरे दर्जे का सैलाब था, लेकिन वहाँ के टूरिस्ट ने बड़ा एंजॉय किया, सेल्फियाँ बनवाई, घूमे फिरे, मज़े किए। नाजरीन, इस सैलाब को देख करके ऐसा कर रहे हैं कि यार काश के सैलाब ऐसा ही हुआ था। मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस सैलाब में भी, कोई जानी नुकसान ना हो, और इतना ही साफ शफाफ पानी। अगर ये सैलाब पाकिस्तान के किसी शहर में या कराची में आ जाता तो आप देखें कि कितना कचरा है। यहाँ ना कोई प्लास्टिक की थैली है, ना कोई जो है वो कचरा है, ना कोई सब्जी के छिलके हैं, ना कोई स्ट्रॉबेरी बनाना फ्लेवर के जूस के डब्बों के पैकेट हैं, कुछ भी नहीं है। क्या नीट एंड क्लीन। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यही सब कुछ कराची में हुआ होता तो आरिफ अलवी साहब तो अभी तक लेके निकल गए होते उसको, क्या नाम है उसका, कश्ती को लेकर निकल गए होते रेस्क्यू करने के लिए। 50-60 लोगों को खुदा ना खास्ता करंट लग चुका होता, और 3 दिन से इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने तो बिजली बंद कर दी होती अगर ये कराची में। लेकिन ऐसा है नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कराची सेफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।